नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश तिवारी आप सभी लोगों का भारतीय दार्शनिक मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को विश्वास दिलाया था कि भारतीय दार्शनिक मंच आप सभी लोगों के लिए सिविल सर्विसेज प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी मार्गदर्शन का कार्यक्रम लेकर आएगा। उस कड़ी का यह पहला वीडियो। भारतीय दार्शनिक मंच आपके लिए न केवल आईएएस और पीसीएस की तैयारी कैसे करें इस विषय पर चर्चा करेगा, बल्कि दर्शन शास्त्र विषय को पूर्ण रूप से उसका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको इस मंच के माध्यम से पढ़ाया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईएएस और पीसीएस की तैयारी कैसे करें और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि जो वैकल्पिक विषय का चुनाव करना होता है, उस वैकल्पिक विषय के चुनाव करते समय आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन आधारों पर आपको वैकल्पिक विषय का चुनाव करना चाहिए। सामान्यतः जो हमारे मित्र आईएएस और पीसीएस की तैयारी की शुरुआत करते हैं, उनके मन में तमाम तरीके की जिज्ञासाएं, जैसे हमको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, कितने साल हमको तैयारी में लगेंगे। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिले। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे आईएएस बनने के कौन आईएएस बन सकता है, आईएएस की योग्यता क्या है और आईएएस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, साथ ही साथ आईएएस में वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करें। आईएएस या पीसीएस की योग्यता क्या है? जब हम बात करते हैं योग्यता, ये थोड़ा सा व्यापक प्रश्न है। तो सबसे पहले हम दो प्रकार की योग्यताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम अनिवार्य योग्यता की बात कर लेते हैं, मतलब उस योग्यता की बात कर लेते हैं जो आपको इन परीक्षाओं में आवेदन करने। तो सबसे पहली बात, कौन अभ्यर्थी हो सकता है? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। आईएएस और आईपीएस के लिए मूल रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए, जबकि अन्य जो केंद्रीय सेवाएं हैं उसके लिए नेपाल और भूटान से जो माइग्रेशन प्रवासी लोग आए होते हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि इन परीक्षाओं की शैक्षिक योग्यता क्या है, तो शैक्षिक योग्यता यह है कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आईएएस के लिए आप अगर स्नातक डिग्री में अंतिम वर्ष की परीक्षा दे चुके हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें, कुछ प्रादेशिक सेवाएं ऐसी हैं, प्रदेश ऐसे हैं जहां पर वो पूर्ण रूप से आपको डिग्री प्राप्त मानते हैं, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। कुल मिला जुला के हम ये कह सकते हैं, ये बात है कि अगर आपके पास स्नातक की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम आयु की और अवसर की बात करें, तो आयु के मामले में आप कम से कम 21 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, और जो अधिकतम आयु की सीमा है वो हम आईएएस की यहाँ चर्चा कर देते हैं, और जो प्रदेश के हिसाब से हर जगह अलग अलग है, आप उसको गूगल से देख सकते हैं हर प्रदेश के। और फिर भी अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम इस पर भी एक वीडियो अलग से बना देंगे। आईएएस में जो अनारक्षित श्रेणी है, जिसे सामान्यतः हम सामान्य श्रेणी कहते हैं, जनरल है, उसके लिए, उसके अभ्यर्थियों के लिए 32 साल उम्र है और वो 6 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, 6 प्रयास उनको मिलते हैं इस परीक्षा में, इस परीक्षा को पास कर। अब अटेम्प्ट की गिनती कब होगी? जैसे मान लीजिए आपने आवेदन कर दिया और आप परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए, तब आपका जो है अटेम्प्ट काउंट होगा। यदि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है लेकिन आप प्रारंभिक परीक्षा में भी शामिल नहीं हुए, तो ये अटेम्प्ट आपको काउंट नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हो गए
तभी काउंट होगा। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में शामिल नहीं होगा तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं। ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए आयु सीमा 35 वर्ष है और जो अवसर है वो संख्या उनकी 9 है। जबकि अगर हम SC ST की बात करें तो इनकी आयु सीमा IS के लिए 37 वर्ष है और अवसर मतलब वो कितने बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, जितने बार 21 साल से लेकर 37 साल के बीच तो जितनी बार चाहे उतने बार वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो SC ST के लिए प्रोविजन है वही व्यवस्था, मतलब वही उम्र और अवसर की बात जम्मू और लद्दाख जो इस समय केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए भी वही व्यवस्था है। एक और बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, वैसे अभ्यर्थी जो अनारक्षित श्रेणी में आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, किंतु वो फिजिकली चैलेंज है, स्पेशल है, क्योंकि भारत सरकार इनके लिए स्पेशल शब्द का प्रयोग करती है तो हम भी उसका प्रयोग करेंगे, स्पेशल है, तो उनके लिए आयु सीमा 42 साल है और अवसरों की संख्या जो है वो 9। ठीक है, ये सामान्य रूप से अनिवार्य योग्यताएं जो आपको इन परीक्षाओं के लिए आवेदन करने के लिए। अब योग्यता चूंकि हमने जैसे बताया बहुत व्यापक शब्द है, बहुत बड़ी चीज है कि आखिर में योग्य कौन है। तब हम दूसरी योग्यताओं की भी बात करते हैं कि वो कौन सी योग्यता है जो आपको IAS या PCS बनने के लिए चाहिए। तो दूसरी चीज, आपको IAS और PCS की तैयारी करने के लिए आपके पास एक बहुत ही प्रभावकारी कारण कि आप IAS या PCS क्यों बनना चाहते हैं। इसका जवाब आपको स्वयं के लिए चाहिए, किसी दूसरे को देने के लिए नहीं चाहिए। तो आपके पास स्वयं एक ऐसा कारण होना चाहिए जिसलिए आप IAS PCS बनना चाहते हैं, क्योंकि यह प्रतियोगी परीक्षा है और एक कठिन प्रतियोगी परीक्षा। IAS में जो सफलता का रेशियो है, पिछली बार जो फॉर्म भरा गया था उसमें जो सफलता का रेशियो था वो 0.21% था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा कितना कठिन है और इसमें कितनी प्रतिस्पर्धा। लेकिन इसको देखकर आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप सही मेहनत, सही रणनीति और सही दिशा में कार्य करते हैं तो आपको सफलता अवश्य। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि आपको उस कारण का पता लगाना है कि आप क्यों बनना चाहते हैं। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्योंकि मैं बाई नहीं बनना चाहता। ये एक स्क्रीनशॉट है, एक मूवी आई थी स्वरा भास्कर की, नील बटे सन्नाटा। उसमें स्वरा भास्कर एक लोगों के घरों में काम करने हेल्पर के रूप में काम करती हैं, जिसे सामान्य भाषा में बाई कहा जाता है। उसकी एक बेटी होती है, वह भी अपने माँ के तरीके से बाई ही बनना चाहती है। फिर कुछ घटनाक्रम इस तरह से होता है और स्वरा भास्कर संघर्ष करती है कि उसकी बेटी IAS की तैयारी करती है और वो IAS के इंटरव्यू में करती है। वहां जब उससे प्रश्न पूछा जाता है कि आप IAS क्यों बनना चाहते हैं, तो वो जवाब देती है क्योंकि मैं बाई नहीं बनना चाहती। तो एक अच्छी मोटिवेशनल मूवी है। अगर आप हिंदी फिल्मों में रुचि रखते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। दूसरे तरफ आपके स्क्रीन पर ही दूसरी हिंदी मूवी का शॉट है, शादी में जरूर आओ। इसमें अभिनेता का दिल टूट जाता है क्योंकि उसकी जो प्रेमिका होती है जिससे उसकी शादी होने वाली, शादी वाले दिन ही नायिका की रिजल्ट आता है, वो PCS अधिकारी के रूप में सिलेक्ट हुआ। तो नहीं, शायद उसका मेंस का रिजल्ट आया होता है, इंटरव्यू का। वो उसको छोड़कर चली जाती है और नायक का दिल टूट जाता है। ऐसे में वो संघर्ष कर IAS हो जाता है। फिर इसी संघर्ष की कहानी से दिखाया है। तो वैसे भी कहावत है कि यूपी बिहार में जब लड़कों का दिल टूटता तो सीधे IAS बनता। तो इस तरीके का भी अगर आपके जीवन में कोई प्रेरणा का कारण है जिसकी वजह से आप IAS बनना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप उसको
उस आग को, जो आग है जिसकी वजह से आप बनना चाहते हैं, उसको जलाए। सब कुछ हमारे साथ ही पूछ सकते हैं, सर ऐसा तो हमारे साथ नहीं है, तो क्या अब हम IAS नहीं बन सकते? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। बस आपको कोई एक ऐसा कारण चाहिए जो आपके दिल में ये आग जलाए रखे। आप तब तक न रुकें, तो फ्यूल का काम करें जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न करें। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कारण नजर नहीं आता है, तो IAS ऑफिसर की पोस्ट ही अपने आप में ऐसा पर्याप्त कारण है। उसका नेम, उसका फ्रेम, उसका ग्लैमर, उसमें पैसा है, सम्मान है, पावर है, लोगों की सेवा करने का अवसर है, तमाम कारण है। IAS की पोस्ट ही अपने आप में इतनी आकर्षक है कि आपको किसी और चीजों की जरूरत नहीं है। आप उसके बारे में जाने, उसके पावर के बारे में जाने, वो क्या कर सकता है, कैसे काम कर सकता है, ये सबको जाने। जब आप इसको जानते हैं तो आपका उसके प्रति और अधिक आकर्षण बढ़ता जाता है। ये बहुत जरूरी है। जब आप कोई भी कार्य करने जाते हैं तो उसके पीछे कारण जरूरी है। जो कार्य होने जा रहा है उसके पीछे कारण क्या है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि आप IAS क्यों बनना चाहते हैं। वो बात आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगी। इस लंबी अवधि में जब आप तैयारी कर रहे होंगे, कई बार आपके जीवन में उतार चढ़ाव आएगा। आपके दोस्त मूवी देखने जा रहे होंगे, आप नहीं जा रहे होंगे क्योंकि आप पढ़ाई करेंगे। आपके दोस्त क्रिकेट खेलने जा रहे होंगे, आप नहीं जा रहे होंगे क्योंकि आप पढ़ाई करेंगे। आपके साथी मौज मस्ती कर रहे होंगे, आप वहां नहीं जा रहे होंगे क्योंकि आप पढ़ाई करेंगे। तो ऐसे में कई बार निराशा का माहौल होता है। कोई दोस्त बता रहे यार छोड़ो, इतना देर में क्या हो जाएगा, उतनी देर में क्या हो जाएगा। तो ऐसे में जो आप कुछ तो ऐसा चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, कुछ फ्यूल चाहिए। उस फ्यूल के रूप में आपके पास कारण जरूर, और वह कारण ही आपको निरंतर प्रयास करने, मेहनत करने में लगाए। ठीक है, तो अब हम बात करें तैयारी कैसे शुरू। तो मैं जब भी किसी भी प्लान की, कार्यनीति, रणनीति की बात करता हूं तो मुझे 3 स्तर पर इसकी मैं चर्चा करता हूँ। एक व्यापक रूप से अगर कोई रणनीति बनाने जा रहा है तो 3 स्तर की। सबसे पहले हमको ये देख लेना होता है कि हम कहाँ पे हैं, हमारी वर्तमान स्थिति। सपोज कीजिए कि आपको दिल्ली जाना है, अभी आप लखनऊ में हैं। तो पहले तो आप ये पता कर लीजिए आप कहाँ पे, आप लखनऊ में हैं, आपको जाना दिल्ली। तो अब इन दोनों, लखनऊ और दिल्ली के बीच की जो दूरी है वो आपको तय। अब आपको ये देखना कि आपके पास साधन क्या है। क्या आपके पास एरोप्लेन है जिससे आप वहां जाना चाहते हैं? क्या आप ट्रेन से जाएंगे, क्या आप बाई रोड जाएंगे? बाई रोड में भी आप अपने बस से जाएंगे कि कार से जाएंगे, कि आपके पास मोटरसाइकिल है कि साइकिल है कि आपको पैदल। अर्थात ये जो दूरी है आपकी वर्तमान स्थिति और आप जो चाहते हैं आपके लक्ष्य के बीच की जो दूरी है, उसको पाटने के लिए, जो गैप है उसको पाटने के लिए आपके पास साधन क्या है। तो उस, ये जो दूरी है इसको पाटने में आपको कितना टाइम लगेगा, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास साधन क्या क्या क्या। और मान लीजिए कोई व्यक्ति, उसके बीच की दूरी ज्यादा है। मान लीजिए किसी को गुवाहाटी से दिल्ली जाना है और मुझे लखनऊ से दिल्ली जाना है, तो गुवाहाटी वाले को ऑब्वियस सी बात है ज्यादा साधन लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, मुझे उससे कम समय लगेगा। तो मान लीजिए कोई मेरठ में है, उसको और कम समय लगेगा। ठीक है, तो अगर अब इसको हम सीमित कर कर अपनी तैयारी कर लेते हैं, मान लीजिए हमको IAS बनना ही हमारा लक्ष्य है, तो अब हमको जानना होगा कि हमको आता क्या है, हमारी वर्तमान स्थिति क्या है। जब हम ये जान लेंगे कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है और हमको जाना कहाँ पे, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, फिर उस अंतर को हम पाटने की कोशिश करेंगे, उसमें संसाधन हमारी मदद। तो हम, प्रश्न है भैया हमको कैसे पता चले कि हम कहां पर हैं और हमको जाना है। इन दोनों चीजों का पता आपको क्वेश्चन पेपर, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो वो आपके लिए लक्ष्य भी है। जितना क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, हल करना था, जितना पिछली बार कट ऑफ गई थी, पिछले विगत कई सालों में कितनी कट ऑफ गई है,
उसके आधार पर आपको पता लग सकता है कि आपका लक्ष्य क्या है और आप उसमें कितने प्रश्न कर पाने में सक्षम, उससे यह पता लग जाएगा कि अभी आपका तो जो इन दोनों के बीच का अंतराल है, वह अंतराल ही ये बताएगा कि आपको कितना समय लगेगा, कितना आपको पढ़ाई करना है, आपको कहां से पढ़ाई शुरू करनी है। ठीक है, तो ये कार्य आपके लिए मैं नहीं कर सकता, कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपका स्व मूल्यांकन आपको करना होगा, आपको स्वयं आपका मूल्यांकन करना होगा, आपको खुद ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने होंगे, देखने होंगे, देखना होगा उसमें क्या आता है, मतलब लक्ष्य आपका क्या है और आपको क्या आता है ये। और जो इसके बीच की चीज है, जो साधन के रूप में है, तमाम तरीके के साधनों की जरूरत पड़ती है, उसमें से एक साधन, यदि आप दर्शन शास्त्र विषय से तैयारी करना चाहते हैं, वैकल्पिक विषय के रूप में दर्शन शास्त्र लेना चाहते हैं, तो भारतीय दर्शन दार्शनिक मंच आपको उसमें से एक साधन हो सकता है। तमाम साधन है, एकमात्र साधन नहीं, उनमें से एक प्रमुख साधन हो सकता है। हम यहाँ पर आपको मार्गदर्शन देंगे किस प्रकार से तैयारी करनी है, जो विषय है उसमें जो जटिलताएं हैं उसको हम सहज रूप में आपके पास पहुंचाएंगे, जिससे आप दर्शन शास्त्र विषय पर के बारे में, दर्शन शास्त्र विषय की आपको एक सामान्य समझ बन सके, जिससे आप सही से उत्तर लिख सकें। हम यहाँ पे आपको अभ्यास करवाएंगे कि कैसे प्रश्नों का उत्तर लिखना। इस विषय के बारे में कैसे वैकल्पिक विषय का चुनाव करें, अभी मैं आगे चर्चा करूंगा, तो उसमें हम और विस्तार से चर्चा करें। अभी हम बात करते हैं कि सामान्यतः जो हमारे साथी हैं वो लोग, ये निर्भर करता है कि आप कहां पर हैं। तमाम तरीके के अलग अलग तरीके के साथी तैयारी करते हैं, उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि अलग होती है, वो उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि अलग होती है, उनके पास संसाधन अलग होते हैं, तो सबके लिए एक रणनीति नहीं, अलग अलग कार्यनीति बनानी है। तो भी हम ये कोशिश करेंगे कि हम 3 तरीके की रणनीति बताएं। मुख्य रूप से हम 3 भागों में लोगों को विभाजित कर लेते हैं। लोग इसके अंदर भी अलग अलग तरीके की चीजें होंगी, तो उसको आपको अपने हिसाब से चीजों को एडजस्ट करना है। पहले वो विद्यार्थी जो अभी इंटर पर कर रहे हैं, इंटरमीडिएट के विद्यार्थी, और उन्होंने निर्धारित कर लिया है, वो डिसाइड कर लिए हैं उन्हें सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में जाना है और वो अभी से तैयार करना चाहते हैं। एक उनके लिए रणनीति। दूसरी रणनीति उनके लिए जो अभी स्नातक कर रहे हैं, लगभग पूरा करने, और तीसरी उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली। ठीक है, तो मेरा ये सुझाव है उन विद्यार्थियों के लिए जो भी इंटरमीडिएट, बहुत अच्छा है कि आपने अपने कैरियर निर्धारित कर लिया है, किंतु जो अभी आपकी आय सीमा है, आपकी उस आय सीमा में सामान्यता, मैं सामान्य लोगों की बात कर रहा हूं, विशेष लोग, आपका मानसिक विकास इतना नहीं हुआ होता है कि आप आईएएस के लेवल की तैयारी करें। तो आपको क्या करना है, आपको उस तैयारी की तैयारी करनी है कि आप अपने आप को उस रूटीन में ढालने की, रूटीन में तैयारी की जाती है कैसे की। तो सबसे पहला काम आप शुरू करें कि आप एक न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़पेपर डेली पढ़ना शुरू करें। हो पाए तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में पढ़ें, जिससे आपको द्विभाषी ज्ञान। तो एक काम क्या करना, आपको भाषा का क्या द्विभाषी रूप में तैयार करना है, आपको हिंदी की भी तैयारी करनी है, आपको अंग्रेजी की भी तैयारी करनी है। ठीक है, क्योंकि मैं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी जब मैं चर्चा कर रहा हूं, जो गाइडलाइन दे रहा हूं, तो मैं हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थियों को ध्यान में और केंद्र में रख के दे रहा हूं, इसलिए मैं हिंदी और अंग्रेजी की ही बात। दूसरी चीज, आपको AIR न्यूज अनिवार्य रूप से सुनना है। आपको अच्छा लगे न लगे, कुछ दिन में आदत पड़ जाए, शुरू में बोरिंग लगेगा, लेकिन आपको ये करना ही करना है।
इसके साथ में आप किस स्ट्रीम से, आप आर्ट्स से, ह्यूमैनिटीज से पढ़ाई कर रहे हैं, कॉमर्स से पढ़ाई कर रहे हैं या साइंस से पढ़ाई, यदि आप ह्यूमैनिटीज से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके सब्जेक्ट्स होंगे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सब विषय होंगे। तो ये सब विषय सामान्य अध्ययन के रूप में आपकी मदद करेंगे, ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन जो विद्यार्थी साइंस बैकग्राउंड से या फिर कॉमर्स से, उनके लिए ये विषय उतने रुचिकर नहीं लगता। किंतु लगे यदि आपने डिसाइड कर लिया कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो आपको एनसीईआरटी की पढ़ाई शुरू करनी। एनसीईआरटी की पढ़ाई ह्यूमैनिटीज वालों को भी करनी, क्योंकि सामान्यतः आप जब पहले पढ़ाई किए हैं तो आप या तो भूल गए हैं या ध्यान से नहीं पढ़े, केवल क्वेश्चन का आंसर रट लिए थे, किसी तरीके से काम चलाओ पढ़ाई की। तो अब आप जब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपको कितना आता है सिर्फ ये बात पूर्ण नहीं है, बल्कि आपको दूसरों से ज्यादा आता है, दूसरों से ज्यादा नंबर लाता है। इसलिए आपकी तैयारी बहुत पुख्ता और मजबूत होनी चाहिए। तो आप सभी लोगों को क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी, आप अभी से पढ़ाई इसकी शुरू करें, ठीक है? इतना काम करें। बाकी चीज जब आप ग्रेजुएशन में पहुंचेंगे तभी मैं ग्रेजुएशन वाले को बता रहा हूँ, फिर उसका। अच्छा, जो हमारे साथ ही स्नातक कर रहे हैं वो ये चार सारी चीजें तो करेंगे जो मैंने अभी इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए बताया। साथ ही साथ आपको अभी इस बात का निर्धारण कर लेना चाहिए कि आपका वैकल्पिक विषय क्या होगा। और इंटर वाले विद्यार्थी जब आप स्नातक में पहुंच जाएंगे तब आपको अपने वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज कर लेना। कैसे चूज करना चाहिए, क्या मापदंड होना चाहिए, वो अभी हम आगे भी चर्चा करेंगे, ठीक है? तो उसका चुनाव कर उसको गहन तैयारी करनी चाहिए। और जो लोग अपना स्नातक पूरा कर चुके हैं उन्हें भी इन दोनों चीजों का पालन करना चाहिए जो हमने बताया, इंटर का और स्नातक का। अर्थात कि आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, अच्छे से पढ़ लेनी है। और उसके बाद आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, 2 न्यूज़पेपर, एक हिंदी का एक इंग्लिश का, जिससे आपको द्विभाषी ज्ञान हो। आपको AIR न्यूज पढ़ना है और आपको करंट्स के बहुत नोट्स बनाने पर जोर नहीं है। आपको जब शुरू में आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझ विकसित करनी है। आपको जो करंट के इश्यूज हैं, जो समसामयिक मुद्दे हैं, उस पर आपको समझ विकसित करनी है। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ चुके होंगे तो आप सभी विषयों की मूलभूत प्रत्ययों से, संप्रत्ययों से, विचारों से परिचित। उससे जब आप परिचित होंगे तो ये समसामयिक मुद्दे हैं उन्हें समझने में आपको आसानी। बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो आपको करंट बताते हैं कैसे पढ़ना चाहिए, आप उनकी सहायता ले सकते हैं। लेकिन आप उन पर निर्भर नहीं हो सकते। आपको प्रमुख रूप से न्यूज़पेपर तो पढ़ना है, साथ ही साथ आप राज्यसभा टीवी और लोकसभा, इसमें कुछ कार्यक्रम आते हैं, वो आपको देखना है कि उस कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण कैसे हो रहा है। उससे आपकी न केवल विषय के प्रति अभिरुचि बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, बल्कि आपका एक्सप्रेशन पावर भी बढ़ेगी। तो जो विद्यार्थी अभी स्नातक कर रहे हैं और स्नातक कंप्लीट कर चुके, उन्हें प्रतिदिन कुछ ना कुछ अवश्य लिखना चाहिए। शुरुआत में आप किसी प्रश्न का उत्तर लिखने मत जाए, जो कुछ भी आपने समझाया वही लिखें। तो आपको इन दोनों अवसरों पर, इसमें 1 साल से 2 साल का समय लगता है, आपको अपनी भाषा को समृद्ध करना है। आपकी भाषा में संप्रेषण क्षमता जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा होगा। ये दोनों स्तर पर होगा।
आपके लेखनी के स्तर पर भी आपको मजबूत करना है और आपको बोलने के स्तर पर मजबूत करना है। शब्दों का चयन कैसे करना है, भाषा कैसे अच्छे रूप में प्रस्तुत हो सकती है, ये करना है। तो लेखनी को मजबूत करने के लिए आपको डेली लिखना है और आपको वाणी से अपने कम्युनिकेशन को मजबूत करने के लिए आपको डिस्कशन, आप इन डिस्कशन को देखें और कुछ सिंसियर जो सीरियस रूप से तैयारी कर रहे आपके मित्र हों उनके साथ उन विषयों पर चर्चा करें और हर विषय को जिसको आप समझ लिए हैं उस पर अपनी राय बनाने की कोशिश करें। केवल दूसरे की राय को ग्रहण कर लेना, उसको याद कर लेना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि आईएएस को, यूपीएससी को इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाली मशीन नहीं चाहिए। नहीं तो वो मेमोरी कार्ड में बहुत ज्यादा आता है, कंप्यूटर में बहुत सारी मेमोरी होती है, सारी इंफॉर्मेशन होती है, उन्हें मानव की जरूरत क्यों, आपसे जरूरत क्यों हो? तो कुछ आपका ऐसा होना चाहिए जो आप, जिसके कारण आपका चयन किया जा सके, आप जो भूमिका अदा कर सके वो दूसरा कोई वो भूमिका ना करे। इस तरीके की रणनीति बनाकर आपको सही दिशा में कार्य, तो पहले जो स्नातक के विद्यार्थी हैं, इंटर के विद्यार्थी हैं, वो आराम से धीरे धीरे 2 साल, जो इंटर में है उनको 2 साल और 3 साल कम से कम स्नातक, आपको 5 साल में, 5 साल आपको आराम से तैयारी करनी है तो अपने आप की ग्रोथ करनी है। और जो कंप्लीट कर चुके हैं स्नातक और परीक्षा के लिए योग्य हो चुके हैं, वो भी जब तैयारी करना चाह रहे हैं तो एक हमारा अनुरोध है कि जल्दबाजी मत करें, आराम से पढ़ाई करें, कम से कम 2 साल का टारगेट रखें पढ़ाई करें। नहीं तो होता क्या है, जब आप आधी अधूरी तैयारी के साथ जाते हैं, 2 साल देने को तैयार नहीं होते हैं, तो होता ही है कि आप परीक्षाएं फेल करते जाते हैं, फेल करते जाते हैं, तो 2 के बदले आप 10 साल लगा देते। 1 साल आप अच्छे से एनसीईआरटी लेवल की तैयारी करें, अपनी भाषा पर पकड़ बनाएं, लेखन के माध्यम से न्यूज़पेपर पढ़कर, राज्यसभा लोकसभा टीवी देखकर, एआईआर न्यूज सुनकर आप अपनी समझ, उसकी 1 साल के बाद फिर आप यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार, फिर फॉर्म जब आप भरेंगे सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल फोकस्ड होकर कि क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है, ये बात रखा। पहले आपको सभी विषयों की, इंटर लेवल की, एनसीईआरटी लेवल की जानकारी होनी चाहिए, सभी जो घटनाएं घट रही हैं उसके प्रति आपकी समझ होनी चाहिए। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप उन विद्यार्थियों में शामिल हो जाते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, क्योंकि सफलता का कोई एक मार्ग नहीं होता। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको ये नहीं बता सकता कि ये कर लीजिए आप सफल होंगे। क्यों नहीं कर सकता ऐसा? क्योंकि हर व्यक्ति की स्थिति अलग अलग है, सबके पास साधन अलग है, सबकी बौद्धिक क्षमता अलग है, सबकी शैक्षणिक क्षमता अलग है। कोई कॉन्वेंट से पढ़ के आया है तो कोई प्राइमरी से पढ़ के आया है, कॉन्वेंट में कोई कमजोर विद्यार्थी था, कोई टॉपर था। किसी को औपचारिक शिक्षा का अच्छा जानकारी है तो व्यवहारिक जीवन का जानकारी, वो सिद्धांत तो जानता है, उसका एप्लीकेशन नहीं करता। कोई एप्लीकेशन अच्छे से कर लेता है लेकिन सिद्धांत कम जानता। तो सबके अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी वीकनेस होती है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को समझना है, उसके अनुसार काम करना है और अपनी रणनीति खुद बनाना। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बात? अब अगर हम लोग बात करें एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि विषय का चुनाव। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि आईएएस और पीसीएस परीक्षा त्रिस्तरीय परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार या इंटर। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से पेपर होते हैं, कैसे उसका सिलेबस क्या है, इन सब विषयों में मैं इस वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा। आप सब लोग गूगल से देख लीजिए। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो उस पर अलग से हमें वीडियो बनाने की जरूरत है, उसका विश्लेषण करने की जरूरत है, आप विश्लेषण कर पाएंगे। अपने आप को उतना कंफर्ट नहीं फील कर रहे हैं, आप सहज नहीं आपको महसूस हो रहा है,
तो आप कमेंट के माध्यम से ये बात हमको कहिएगा, अगर ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा, अच्छे से सारे सिलेबस का आपको व्याख्या करूंगा। लेकिन अभी हम अगर बात करें कि वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे किया जाए, तो वैकल्पिक विषय के चुनाव के लिए आपको कुछ चिंतन करना, कुछ पैरामीटर निर्धारित करने होंगे जिनके आधार पर आप वैकल्पिक विषय की चुनाव करें। उसका जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है रोचकता। आपको ऐसे विषय का चुनाव करना चाहिए जो आपके लिए रोचक हो, आपको मजा आए, क्योंकि जब तक आपको मजा नहीं आएगा उस विषय में, तब तक आप उसका गहन अध्ययन नहीं कर पाएंगे। जब आपको मजा आएगा तो आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे, क्योंकि सामान्यता होता क्या है, हमको लगता है कि हम समझ रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं रहे। हम कुछ चिन्हों को पहचानते हैं तो हम उसको पढ़ लेते हैं, हमको लगता है हम समझ गए। हम कुछ स्मृतियों को याद कर ले रहे, समझ नहीं पा रहे जब तक उसके एसेंस को ग्रहण नहीं करें। अगर हम समझ गए तो उसका एप्लीकेशन कर सकते, जो सिद्धांत हम समझे अगर उसका उदाहरण देने में सक्षम है, नवीन उदाहरण देने में सक्षम है, तो इसका मतलब हमको समझ में आ गया। अगर हम नवीन उदाहरण नहीं दे पा रहे, इसका मतलब हम समझे नहीं है, रट लिए, जो कुछ हम सुन रखे हैं उसी को याद कर लिए, प्रतीकों का हमने हमारे स्मृति में सारे प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं, उन्हीं को देखकर बस हम उसका उच्चारण कर ले, समझ नहीं है। तो रोचकता विषय की बहुत अनिवार्य है। रोचक विषय जिसमें आपकी रुचि, कई बार कुछ विषय बड़े अच्छे होते हैं लेकिन जो आपको शिक्षक मिलते हैं अच्छे शिक्षक नहीं मिले, जिसके कारण आपको उसमें रुचि नहीं जग पाई और आपको विषय खराब होने लगते हैं, वो अलग बात है। तो अगर आपको सही मार्गदर्शन मिलता है तो आप उस विषय को पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें रोचकता होनी चाहिए। दूसरी बात, उस विषय में अंक की अच्छी संभावना, क्योंकि देखो यहाँ हमको विद्वान नहीं बनना, विषय विशेषज्ञ नहीं बनना। यूपीएससी को भी विषय विशेषज्ञ नहीं चाहिए। अगर उन्हें विषय विशेषज्ञ चाहिए होता तो वो प्रोफेसर को लाके बैठा देते, डीएम बना देते, सेक्रेटरी बना देते, अलग से परीक्षा करवाने की क्या जरूरत है। वो तो विषय विशेषज्ञ है। उन्हें आपको विषयों की समझ पता होनी चाहिए। जब आप किसी भी विषय में विषय को समझ की आपकी क्षमता आती है, आपका मस्तिष्क, आपकी बुद्धि चीजों को ग्रहण कर पाने में, उसका विश्लेषण कर पाने में, उसका उपयोग कर पाने में सक्षम हो जाती है। एक विषय के अध्ययन के दौरान जब उसमें ये क्षमता आती है तो बाह्य विषय जो कि उसके विषय नहीं है वहां पर भी वो उसी तरीके से कार्य करती है। जब बुद्धि में विश्लेषण क्षमता आ जाती है, एनालिटिकल पावर आ जाता है, तो उसकी कोई भी विषय वस्तु हो वो वहां पर भी उसी तरीके से रिएक्ट करती है, उसी तरीके से कार्य करती है। ठीक है, तो ये चूंकि प्रतियोगी परीक्षा है, हमको दूसरे से ज्यादा अंक देता है, तो हमें ऐसे विषय पर जोर देना चाहिए जो अधिक अंक जिसमें मिलते हो, अधिक अंक पाने की संभावना। और एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम का आकार छोटा, बहुत बड़ा सिलेबस ना हो कि आपने प्रीलिम्स की परीक्षा दी और मेंस के बीच में जो 3 महीने का समय होता है उसमें आप रिवीजन भी नहीं कर पा रहे, आप लिख भी नहीं पा रहे, तो मतलब पढ़े ही जा रहे हैं। बहुत बड़े आकार की चीजें नहीं, ऐसे सिलेबस नहीं लेना चाहिए जिसका सिलेबस ही बहुत बड़ा है, ऐसे विषय का चुनाव नहीं करना चाहिए। और ऐसे विषय का चुनाव करना चाहिए जो बहुउपयोगी हो, इसका मल्टीपल यूज हो। ये नहीं कि केवल अपने विषय के रूप में ही सहायक हो, वो जीएस में कितना योगदान दे रहा है, एसए में कैसे योगदान दे रहा है, अन्य पेपरों में कैसे योगदान दे सकता है, इंटरव्यू में आपका क्या योगदान दे सकता है, इन सारी चीजों को, इन पहलुओं को भी देखना चाहिए। और इसके साथ ही साथ स्थिरता और पृष्ठभूमि, मतलब ऐसा विषय हो जिसमें डेली ज्यादा परिवर्तन ना हो रहा हो, एक बार जब आप तैयार कर ले तो वो आराम से काम चल सकता है। और आपकी पृष्ठभूमि रही हो, मतलब अगर आपने जैसे ग्रेजुएशन में पढ़ाई की है या आपको किसी भी तरह से उसमें रुचि है, जानकारी है, तो ऐसे विषय का चयन करना चाहिए। देखिए कुछ और भी मापदंड हो सकते हैं चयन कि जिन मापदंडों की मैंने चर्चा की ये सामान्य मापदंड है। किसी विशेष व्यक्ति को विशेष विषय में अगर रुचि है उसमें कोई मापदंड नहीं। अगर आपको प्रेम ही है किसी विषय से, प्रेम में कोई जो है
नियम कानून नहीं चलता, फिर आप उसी के थ्रू जाएं, उसी विषय के साथ जाएं। इसीलिए मैंने उसकी रोचकता, मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट है, वो पहला मापदंड होता है। पहले मापदंड पर अगर खरा उतर रहा है तो सारे मापदंड को किसी भी और की सलाह मानने की जरूरत नहीं, आप उसी के साथ। इन मापदंडों पर दर्शन शास्त्र विषय, जिस विषय का मार्गदर्शन भारतीय दार्शनिक मंच के द्वारा आपको दिया जाए, वो खरा होता है। अगर आपको अच्छा मार्गदर्शन करने वाला हुआ तो दर्शन शास्त्र बहुत ही रुचिकर और रोचक विषय। इसके साथ ही साथ इस विषय में बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। विगत कुछ वर्षों में इस विषय में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को नंबर कम मिला, बाकी ये बहुत ज्यादा नंबर देने वाले विषय। क्यों कम मिल रहा है, उसके पीछे का कारण विद्यार्थी समझ थोड़ा सा कम, उनका सिद्धांतों को उन्होंने एक तरीके से रट दिया, अब वो अच्छे से समझ नहीं रहे, क्योंकि अभी पीएचडी क्या कर रहा है, जो सिद्धांतों की तुलनात्मक रूप से पूछ ले रहा है, उनका अनुप्रयोग पूछ रहा है। तो जब विद्यार्थी की विषय के प्रति समझ नहीं बनी है, विचारधाराओं पर, संप्रदायों पर अच्छे से समझ नहीं बनी, और अगर समझ बनी तो उन्होंने उसका प्रयोग नहीं किया, अभ्यास नहीं किया कि उस सिद्धांत का कैसे प्रयोग करना है, जिसके अभाव में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अंक कम मिला। ये भारतीय दार्शनिक मंच का आपसे वादा है कि आप अगर हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो हम सारे अभ्यास करवाएंगे, आपको सारे तरीके के प्रयोग करवाएंगे जिससे आपको अधिक से अधिक अंक। भारतीय दार्शनिक मंच पर भारतवर्ष के, भारतीय भूभाग के लगभग सभी राज्यों से लोग जुड़े हुए। हमारे साथ प्रोफेसर हैं, वो प्रोफेसर हैं जो आपके लिए पेपर सेट करते हैं, जो आपकी कॉपी चेक करते हैं। उनका भी मार्गदर्शन आप सब लोगों को इस मंच के माध्यम से मिलेगा, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते। तो इसमें बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम जिस तरीके से कह रहे हैं आप उस तरीके से मेहनत करते चलें, हमारे साथ पढ़ते चलें, निश्चित रूप से आपको दर्शन शास्त्र में बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त होगा। अगर हम पाठ्यक्रम के आकार की बात करें तो दर्शन शास्त्र विषय में का तो पाठ्यक्रम है बहुत बड़ा नहीं है, उसका आकार सीमित। अब अगर हम इसके बहुउपयोगिता की बात करें, दर्शन शास्त्र विषय इस समय बहुउपयोगी हो गया और ज्यादा उपयोगी हो गया, क्योंकि जो सीसैट जब से लागू हुआ है तो जो चौथा पेपर है इथिक्स एंड इंटीग्रिटी का, वो आपको दर्शन शास्त्र का जो नीति शास्त्र के सिद्धांत है, विचार है, वो आपको इस पेपर में पूर्ण रूप में मदद करेगा। इसके साथ ही साथ जो निबंध का एक पेपर होता है, उसमें एक दार्शनिक निबंध पूछा जाता है, उसमें ये आपकी मदद करेगा। साथ में इंटरव्यू में, क्योंकि दर्शन शास्त्र एक बहुत रुचिकर विषय है, लोगों की जिज्ञासा जुड़ी रहती है दर्शन शास्त्र। तो जो लोग दर्शन शास्त्र के विधवत विद्यार्थी हैं दर्शन शास्त्र विषय के, उनकी तो रुचि और जिज्ञासा होती ही है, और जो विद्यार्थी नहीं भी उनकी भी अपनी जिज्ञासाएं होती है। तो इंटरव्यू में भी आपकी इससे मदद मिलेगी। स्थिरता, इसमें ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं होता। पृष्ठभूमि अर्थात हो सकता है कि आपकी ग्रेजुएशन में स्नातक स्तर पर दर्शन शास्त्र विषय रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं रहा हो तो और अच्छी बात, अर्थात कि आप पढ़ने के दौरान कुछ गलत धारणा लेकर नहीं बैठे। जब इस मंच पर आपको अच्छे से पढ़ाया जाए, जब हम सारे विचारों को, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे होंगे, सारे दर्शनों की नींव डाल रहे होंगे, फिर उस पर पूरे दर्शन का महल तैयार कर रहे होंगे, तो अगर आप गलत विचार लेकर नहीं है, खाली है, वो ज्यादा बेहतर है गलत विचार रखने। मित्रों, इस प्रकार से ये दर्शन शास्त्र विषय आपके लिए बहुत ही मददगार है। हम आगे ये भी कोशिश करेंगे कि न केवल दर्शन शास्त्र विषय बल्कि जो सामान्य ज्ञान के भी विषय हैं उसके लिए भी मार्गदर्शन का व्यवस्था हम इस मंच के माध्यम से आपसे कर सकते हैं।
मैं स्वयं भी असिस्टेंट कमांडेंट क्वालिफाइड, लेकिन मेरी व्यक्तिगत रुचि अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में बहुत अधिक थी, इसलिए मैं प्रोफेसर वाली लाइफ में चला। लेकिन अभी भी मैंने तैयारी की है, तो मेरे अंदर वो एक कीड़ा होता है ना, वो कीड़ा बचा हुआ है, और दर्शन शास्त्र विषय के प्रति मेरा अनुराग, मेरा प्रेम, जिसकी वजह से मैंने इस भारतीय दार्शनिक मंच का निर्माण किया। और मैं चाहता हूं कि दार्शनिक चिंतन प्रणाली, दार्शनिक चिंतन पद्धति ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जो आपको एक व्यापक सोचने का तरीका, एक निष्पक्ष सोचने का तरीका, बौद्धिक रूप से सोचने का तरीका और सही निर्णय का तरीका बताता है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन शास्त्र विषय को पढ़ेंगे, उतनी तमाम जो हमारी आज की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक चुनौतियां हैं, उनका हम सामना करते हैं, उनका हम विश्लेषण करते हैं। कई दार्शनिक हुए हैं, कई दर्शन के विषय के अध्येता, उन्होंने बहुत अन्य विषयों में, अन्य क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया। तो भारतीय दार्शनिक मंच न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी मदद करने के लिए यहाँ उपस्थित है, बल्कि जन सामान्य में भी दार्शनिक चिंतन को बढ़ाने की प्रयास में लगा हुआ है। साथियों, इस YouTube चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसको लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं, जिससे जो हमारा भारतीय दार्शनिक मंच का उद्देश्य है उसको हम पूरा कर सकें। आप नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन करें, जिससे हम जब अगला वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन चला और आप जान सकें, और इस मंच के माध्यम से आप लोग तैयारी कर सकें। आइए इस मंच से जुड़िए, हम सब लोग मिलकर एक साझा प्रयास करेंगे दर्शन के उत्थान के लिए और साथ ही साथ आपकी तैयारी के लिए। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। आप हमारे साथ तैयारी करें, और आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।